हाँ, कल हम लोगों ने ये देखा था वृत्तियों के नाम कौन कौन से हैं, तो हमने ये देख लिया था प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 वृत्तियां हैं और पांचों वृत्तियां हम लोगों ने इससे पहले देखा कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 भेदों वाली होती है। सभी वृत्तियां 2 भेदों वाली होती है। अब इसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी देख लिया था, ये क्वेश्चन देखा था। हाँ, प्रमाण पर ठीक है, 6 तक देख लिया था। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति 7वें से होगा। बहुत सुंदर। 7वें में जो अब है वो है कि जो 5 आपकी वृत्तियां हैं, एक एक करके सभी वृत्तियों के बारे में बताया गया है कि प्रमाण वृत्ति क्या है, विपर्य वृत्ति क्या है, उसी तरह से निद्रा तक बताया गया है। 7वें सूत्र में लिखा हुआ है, महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमाः प्रमाणानि। तो 3 है। प्रमाण कितने हुए? 3 हुए। ये ध्यान रखिएगा। आप जब दर्शन आपने पढ़ा होगा तो आप पुंडलिक सर ने पढ़ाया हुआ है किस दर्शन में कितने प्रमाण को मान्यता दी गई है। तो योग दर्शन में 3 प्रमाण को मान्यता दी गई है। प्रमाण क्या है? वृत्ति है। प्रमाण वृत्ति कितने तरह की बताई गई है योग दर्शन में? 3 तरीके की बताई गई है। कौन कौन सी बताई गई है? प्रमाण वृत्ति, प्रत्यक्ष वृत्ति, अनुमान प्रमाण वृत्ति, आगम प्रमाण वृत्ति। तो 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये 3 वृत्ति आपको बताई गई है प्रमाण के। अब सवाल है कि प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति क्या होता है? तो प्रत्यक्ष में सीधी सी बात है, जो चीज सामने दिख रहा है, जिसका प्रमाण हमारे पास है, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, जिनका हम साक्षात्कार कर लेते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहलाता है। जैसे आपके सामने हाथी है, घोड़ा है, गाय है, तो कोई कहे कि हाँ ये गाय है, हाँ दिख रहा है कि ये जानवर है या ये वस्तु है या ये विषय है, कुछ लिखा हुआ है। तो प्रत्यक्ष जब हम कर लेते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। दूसरा है अनुमान प्रमाण। किसी को देख करके, कोई चीज हमने देखा और उसके बाद हम वस्तु की स्थिति का आकलन करते हैं तो अनुमान लगाते हैं। जैसे बाढ़ आ गई अचानक से कहीं, तो हम ये अनुमान लगाते हैं बारिश हुई होगी। दिल्ली में ठंडी हवाएं चलती है तो हम अनुमान लगाते हैं पहाड़ों पे बर्फबारी हुई होगी। हमने धुएं को देखा तो अनुमान लगाते हैं आग लगी होगी तभी धुआं उठा है। ये अनुमान प्रमाण है। अनुमान से हम लगाते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ ही होगा। आगम प्रमाण तीसरा है, आगम प्रमाण वृत्ति। वेद शास्त्र को आगम कहा गया है। महापुरुष जो ऐसे ऋषि मुनि हुए उनकी वाणी को आगम कहा गया है। तो वेद शास्त्र में लिखी गई या महापुरुषों की ऐसी कोई वाणी है, ऐसे कोई वाक्य है, सिद्धांत हैं, उसको भी हम प्रमाण मानते हैं। जैसे ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या अगर योग दर्शन में की गई है, गीता में की गई है, तो हम मानते हैं कि यही प्रमाण है। अब तस्वीर के सहारे अगर देखें, प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे कि हाथी है तो दिख रहा है हाँ हाथी है। अब दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि वहां धुआं उठ रहा है तो आग लगी होगी। तीसरा आगम प्रमाण में किसी शास्त्र में जो बातें उद्धृत हैं वेद में, उसको हम मानते हैं कि वेद शास्त्र में कही गई बातें ये प्रमाण है। अब इससे संबंधित सवाल देखिए, जनवरी 2017 में पूछा गया। पतंजलि के अनुसार प्रमाण है अनुमान, प्रत्यक्ष, विकल्प और आगम। अनुमान, प्रत्यक्ष, विकल्प, आगम। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? कूट का प्रयोग करते हुए सही कूट का चयन करें। कौन सा? सेकंड ऑप्शन, सेकंड अनुमान, ऑप्शन, प्रत्यक्ष, आगम। 3 है। BAD। बी प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और सी नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे इसमें, सीधे आगे बढ़ते हैं। विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम। अब दूसरा जो वृत्ति है वो है दूसरी वृत्ति विपर्य। हम लोगों ने पहली वृत्ति के 3 भेद देख लिए। अब दूसरी वृत्ति पर आते, दूसरी वृत्ति है विपर्य वृत्ति। तो विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम मत द्रुप प्रतिष्ठम। तो विपर्य, मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहते हैं, यानी कि जो वस्तु स्थिति है
उससे अलग जब हमें ज्ञान होता है, कोई वस्तु अलग तरीके की है और हमें कुछ समय के लिए उस स्वरूप का ज्ञान ना होकर के उसके दूसरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं विपर्य वृत्ति। उसी को मिथ्या ज्ञान कहा गया। मिथ्या मतलब झूठा शब्द से तात्पर्य ये नहीं है कि वो चीज वस्तु है ही नहीं। मिथ्या मतलब है कुछ और परिवर्तन हमें कुछ और दिख गया। रस्सी पड़ी हुई अचानक से लगा, चूंकि सड़क पे सांप जा सकता है, हमारे मन में ये बैठा हुआ है, तो रस्सी दिखते ही अंधेरे में हमें लगा कि ये सांप है और हम भागते हैं। टॉर्च लेकर देखते हैं तो वो रस्सी है, तो टॉर्च लेकर जैसे देखा तो प्रमाण मिल गया, हमें प्रमाण वृत्ति आ गई वहां पर कि ये रस्सी है, तो प्रमाण वृत्ति के आते ही वो दोष खत्म हो जाता है। जैसे सीपी में चांद, सीपी होता है ना जिसमें जो हम लोग बचपन में खेलते थे, समंदर किनारे होता है, नदियों में होता है। अब नदी के किनारे, समंदर के किनारे अगर सीपी खुली हुई हो, खाली हो, तो उसमें चमकीला होता है, सूर्य की रोशनी पड़ती, लगता है सर चांदी चमक रही होगी। जब हम वहां जाते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कि नहीं ये तो सीपी है, तो चांदी की अनुभूति वाला जो विपर्य ज्ञान था वो खत्म हो जाता है। तो विपर्य ज्ञान लेकिन एग्जाम की दृष्टि से मिथ्या ज्ञान है। क्या मिथ्या ज्ञान? तो विपर्य है। किस चीज का मिथ्या ज्ञान? जो वस्तु है, वस्तु स्थिति है, उससे अलग जो ज्ञान है वही विपर्य है। उसके बाद 9वां सूत्र हमारा है, क्वेश्चन भी साथ साथ करते जाएंगे, चिंता मत कीजिए, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। तीसरा हमारा है विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति में क्या कहा गया है? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है, यानी शब्द से उत्पन्न ज्ञान के हिसाब से जो साथ साथ चलता है, लेकिन वो वस्तु से रहित होता है, वस्तु से शून्य होता है, वो चीज होती नहीं है। यानी सुनी सुनाई बातों के आधार पर कोई मान्यता बना लेते हैं, लेकिन वो सच नहीं होता है, यही विकल्प वृत्ति है। आप कहेंगे तकरीबन विपर्य विपर्य और विकल्प मिलता जुलता है, तो अंतर क्या है? विपर्य में क्या होता है कि विद्यमान वस्तु वस्तु विद्यमान होती है, लेकिन उसका स्वरूप हमें उसका उल्टा ज्ञान हो जाता है उसके स्वरूप का। विकल्प वृत्ति में क्या होता है? वस्तु अविद्यमान होती है, यानी अविद्यमान वस्तु जो है ही नहीं, हम उसकी कल्पना कर लेते हैं, वो विकल्प वृत्ति हो जाती है। अगर हम कह दें कि आकाश में कमल खिलता है, आकाश में हाथी उड़ते हुए जा रहा है, तो हमने अनुमान लगाया, अविद्यमान वस्तु। तो शब्द के द्वारा हम किसी के लिए कोई ऐसी चीज गढ़ देते हैं जानबूझ करके, जो कि सच्चाई नहीं होती है, तो वो विकल्प वृत्ति में होता है, जबकि वो वस्तु स्थिति होती ही नहीं है। लेकिन विपर्य में क्या होता है कि हम वो गढ़ते तो हैं, लेकिन जैसे ही प्रमाण वृत्ति आती है तो वो ज्ञान सामने आता है, अज्ञान मिट जाता है। ये एक अंतर होता है दोनों में। अब हम लोग इसके क्वेश्चन पर आते हैं, जो जून 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। पातंजल योग सूत्र के अनुसार वस्तु शून्यता संबंधित है। वस्तु शून्यता, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हमें ये जानना जरूरी है। वो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, वस्तु शून्यता संबंधित है, नीचे दिया अनुमान प्रमाण विकल्प वृत्ति, से आगम प्रमाण वृत्ति, विकल्प 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 वृत्ति। तो सर ये क्वेश्चन 24 में सवाल भी आया था, ये 24 में भी आया था, उसको भी जून देख। में। ये आया हुआ था क्वेश्चन 2 जून 24 में, वस्तु शून्यता संबंधित है। देखिए एज इट इज वही तो सवाल आया हुआ था। उसके बाद हम आते हैं 10वें जो हमारा सूत्र है, 10वां सूत्र है समाधिपाद का। उसमें कहा गया है अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। अब निद्रा वृत्ति पर हम लोग आते हैं, जो चौथी वृत्ति हमारी है वो निद्रा वृत्ति है। उसके बारे में कहा गया है अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा, यानी अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा, यानी अभाव के ज्ञान का भी अवलंबन कराने वाली जो वृत्ति है वो निद्रा वृत्ति है। अभाव का कौन सा ज्ञान? अवलंबन मतलब क्या होता है? किसी वस्तु के बारे में जब हम विचार करते हैं या उस पर ध्यान रखते हैं, उसका एहसास करते हैं, तो उसी को अवलंबन कहा जाता है। अवलंबन किसी विषय का होता है। तो अभाव है किस चीज का? हम निद्रा में सो गए, तो हमारा उस समय अभाव है, अब हम तो सो गए। तो सोकर जब हम उठते हैं तो कहते हैं आज गहरी निद्रा आई, आज हमने नींद में ये स्वप्न देखा, या आज गहरी निद्रा नहीं आई, आज निद्रा बहुत खराब थी हमारी। तो जब हम सोए हुए थे तो हमें गहरी नींद में
अच्छी निद्रा आई, इसका अवलंबन कैसे हुआ? तो ये जो अवलंबन हुआ, अभाव होने के बावजूद जो ज्ञान का अवलंबन जिसने भी किया, यानी वो वृत्ति ने किया, चित्त ने किया, तो चित्त की ही वृत्तियां हैं, तो चित्त ने अवलंबन किया है, तो चित्त की इस वृत्ति का नाम निद्रा हुआ। अवलंबन किसने किया? चित्त ने किया, ये ध्यान रखिएगा। तो चित्त ने ये अवलंबन किया, तो इस वृत्ति का नाम निद्रा वृत्ति हुआ। अब हम लोग आते हैं 11वें सूत्र पर। 11वां सूत्र है हमारा स्मृति वृत्ति के लिए। स्मृति वृत्ति 5वीं वृत्ति है, उसके बारे में कहा गया है अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति है। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति है। अनुभव किए गए अनुभूत विषय का, यानी अनुभव किए गए विषय का असंप्रमोषः, ना छिपना, प्रकट हो जाना। असंप्रमोषः मतलब ना छिपना, यानी प्रकट हो जाना स्मृति है, मेमोरी। जैसे कि आपको कोई पुरानी बात याद आ गई, बहुत पहले की बात, वो बात कुछ घटना हुई तो उससे रिलेटेड कोई बहुत 10 साल पुरानी बात याद आ गई, उसी तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पर स्मृति के बारे में कहा गया, स्मृति वृत्ति भी दो तरीके की हो सकती है। एक स्मृति वृत्ति ऐसी हो सकती है जो आपको योग मार्ग से भटकाए, वैसे हर वृत्ति में हो सकता है। कुछ वृत्ति ऐसी हो सकती है पुरानी बात याद आ जाए जिससे ईश्वर की तरफ जाने का उत्साह पैदा हो जाए। कुछ ऐसी स्मृति आ जाए जिससे कि ईश्वर की तरफ ना जाने का उत्साह, ना जाने का जो है मन हो जाए कि नहीं बेकार में जा रहे हैं। तो हमारे अंदर योग के लिए या ईश्वर की तरफ जाने का जो उत्साह पैदा होता है पुरानी बातों को याद करके, उसको क्लिष्ट स्मृति वृत्ति कहते हैं। और ऐसी कोई घटना याद आ जाए जिससे हम परेशान हो जाए कि ऐसा हमारे साथ हुआ था, अन्याय हुआ था और भगवान उस वक्त कहाँ थे, तो योग मार्ग से हम विमुख हो जाते हैं, तो क्लिष्ट स्मृति वृत्ति वो हो जाएगा, यानी पूर्व के अनुभव की बात हो रही है। हम 12वें सूत्र पर आए, उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो नवंबर 2017 में पूछा गया। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनें। सूची 1 में है प्रमाण, विकल्प, विपर्यय, निद्रा। सूची 2 में है मिथ्या ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, विचारों का अभाव, काल्पनिक ज्ञान। अब प्रमाण की बात आए, विकल्प की, विपर्यय और निद्रा की, देखिए प्रमाण में क्या आएगा? प्रमाण यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान प्रमाण, बहुत सुंदर। विकल्प क्या है? काल्पनिक ज्ञान। मिथ्या ज्ञान। नहीं नहीं, विकल्प काल्पनिक ज्ञान, काल्पनिक ज्ञान। विकल्प थर्ड काल्पनिक, ऑप्शन। विपर्यय क्या है? मिथ्या ज्ञान। मुकेश जी, विपर्यय मिथ्या ज्ञान। निद्रा विकल्प जो है काल्पनिक, और निद्रा जो है विचारों का अभाव, इसको कहा जाता है। इस थर्ड तरह ऑप्शन से विचारों का अभाव। तीसरा ऑप्शन सही, बिल्कुल सही है। अब इसका एक सवाल ऑप्शन ये भी हो जाता। क्या इसका हो जैसे जाता? कि इसमें ये था ना मिथ्या ज्ञान, तो ये से ये विपर्यय यानी कि मिथ्या ज्ञान, तो यही मैंने तो यही देखा और ये इसी से सही हो गया। हाँ, कई बार हाँ ऐसा लगाइएगा, शालिनी जी ने बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये हर बार सही नहीं होगा। लेकिन कई बार ये इस ऑप्शन को भी लगा के देखिएगा, विकल्प का काल्पनिक ज्ञान। जो हम 100% कंफर्म है कि वही है, विपर्यय मिथ्या ज्ञान। तो विपर्यय मिथ्या ज्ञान, सी का 1। अब सी का 1 सिर्फ एक में ही सी का 1 है, तो तीसरा ही सही होगा, बाकी नहीं आ रहा। तो ये फॉर्मूला जिसमें कंफ्यूजन हो, ये फॉर्मूला जरूर लगाइएगा, बहुत फायदा होगा। अब सवाल यह है कि पांचों वृत्ति का भी हमें पता चल गया। पांचों वृत्तियों को, ये जो वृत्ति रूपी दुश्मन है जो कि हमें आत्मदर्शन करने से रोक रही है, तो इन वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाए? तो निरोध एक बार में नहीं होगा, उसके लिए लंबा समय देना पड़ेगा। तो रोकने के उपाय बताए गए हैं 12वें सूत्र में। भगवान पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधः, यानी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इन वृत्तियों का हम निरोध करेंगे। कितनी वृत्तियां हैं? 5 वृत्तियां। 5 वृत्तियों का हम निरोध करेंगे। अब निरोध की जरूरत क्यों है? क्योंकि दूसरे ही सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि वृत्तियों का निरोध होगा तभी योग होगा, तभी आपको आत्मदर्शन होगा। इसीलिए अभ्यास और वैराग्य की जरूरत है। किन्हीं का माइक खुला हुआ है क्या? क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मनीता जी कुछ कहना चाह रहे होते हैं।
सर मैं ये कह रही थी, जो लास्ट का वो था ना स्मृति, तो व्यास भाष्य में सर मैंने कहीं पढ़ा था स्मृति के दो कुछ प्रकार बताए गए थे, क्लिष्ट अक्लिष्ट नहीं, कुछ और थे सर वो दो। क्लिष्ट तो अक्लिष्ट तो सबका ही होगा। हाँ, स्मृति के दो प्रकार बताए गए, कल्पित विषय को लेकर होने वाली स्मृति, यथार्थ विषय को लेकर होने वाली स्मृति। स्वप्न में होने वाली स्मृतियां कल्पित विषय को लेकर होती है, जागृत में होने वाली स्मृतियां वास्तविक विषय को लेकर होती है। ये सारे स्मृतियां प्रमाण, विपरीत, विकल्प, निद्रा और स्मृतियों के अनुभव से उत्पन्न होती है। अभ्यास वैराग्य क्या है उसको लेकर के पहले हम अभ्यास को देखते हैं, फिर वैराग्य पर आएंगे। अभ्यास के बारे में 13वें सूत्र में कहा गया है, तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः, तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः। उन दोनों में से, तत्र मतलब उन दोनों में से, चित्त की स्थिरता को लेकर के, स्थितो मतलब स्थिरता, किसकी स्थिरता? चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है, वो अभ्यास है। तो अभ्यास किस चीज का करना है? चित्त की को स्थिर रखने के लिए अभ्यास करना है। अब अभ्यास वैराग्य के लिए बहुत अच्छी व्याख्या कई जगह विद्वानों ने दिया हुआ है कि जैसे कि आपका जीवन चल रहा है भोग विलास में, एक धारा आपकी बह रही है, जब उसमें वैराग्य उत्पन्न होता है उन भोगों के प्रति, तो वैराग्य उत्पन्न होने से क्या होता है कि उन भोगों से आप दूर हटते हैं। तब जब दूर हटते हैं तो अब जो आपकी स्थिति होती है उसको मोक्ष मार्ग में लगाना चाहिए, उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में लगाना चाहिए। तो एक तो वैराग्य होगा, दूसरा अब लगाना जो है कि मोक्ष के मार्ग में लगाना, वो अभ्यास हो गया। तो कहा गया है अभ्यास और वैराग्य में से जब चित्त की स्थिति की स्थिरता के लिए प्रयत्न किया जाता है, यत्न किया जाता है, कोशिश की जाती है, तो अभ्यास कहलाता है। राजसिक गुण वृत्ति को चंचल बना देता है, हम सब जानते हैं कि राजसिक गुण का काम ही क्या है? चंचलता। तामसिक गुण का क्या कार्य है? आलस्य की ओर हमें प्रवृत्त कराता है। अब इन दोनों गुणों की वजह से क्या होता है? चित्त में चंचलता भी होती है, कई बार आलस्य भी होता है, अकर्मण्यता की भी स्थिति भी होती है। इसीलिए दोनों ही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किसको किसको? राजसिक वृत्ति को और तामसिक वृत्ति को कंट्रोल में करने के लिए गुरु के पास जाना होता है। और गुरु जो साधन बताते हैं, साधनों का इस्तेमाल करना ही अभ्यास होता है। और हम गुरु के पास तभी जाते हैं जब हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, पूरी तरह नहीं लेकिन वैराग्य की स्थिति आनी शुरू हो जाती है। भोग विलास से हमारा वैराग्य होता है, तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कोई तात्विक वस्तु भी है, तत्व भी है, उस तत्व को हमें जानना है। अब वैराग्य हमने, अभ्यास हमने देख लिया कि चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है वही अभ्यास है। अभ्यास के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अभ्यास के क्या गुण हैं, कैसे जो है उस अभ्यास को हम दृढ़ करें, क्योंकि वृत्तियां बहुत प्रबल होती है। इतना आसान नहीं है वृत्तियों को कंट्रोल में करना, उसका निरोध करना। आप एक दिन किसी चीज को, अपने क्रोध को या अपने किसी चीज को कंट्रोल में कर लें, अपनी किसी वृत्ति को विषय के प्रति, 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहता, फिर वो वृत्ति बहुत प्रबल तरीके से उठती है। सामाजिक परिवेश ऐसा हो जाता है कि वृत्ति प्रबल उठती है और फिर आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो। तो ये बड़ी जो है विकट स्थिति हो जाती है। तो कहा गया है कि उसको दृढ़ करने का क्या उपाय है? कहते हैं सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि है। अब यहाँ पर 4 चीजें आई हुई हैं। दीर्घ काल तक, निरंतर, सत्कार के साथ, आसेवित, यानी जो अभ्यास आपको गुरु ने दिया हुआ है उस मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ने के लिए, उस तत्व की प्राप्ति के लिए ये अभ्यास करना है, उसको दीर्घ काल तक करते रहना है गुरु में विश्वास करके, और निरंतर करना। दीर्घ काल मान लीजिए कि 10 साल, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए 10 साल दीर्घ काल है। अब 10 साल तक हम अभ्यास कर रहे हैं, आज अभ्यास किया, फिर 9वें साल में अभ्यास किया, फिर 1 साल बाद 10वें साल में अभ्यास किया, तो ये निरंतरता नहीं मानी जाएगी। फिर आपको अभ्यास आपका दृढ़ नहीं होगा। एक तो लंबे समय तक करना, चाहे जीवन बीत जाए पूरे, चाहे पूरे जीवन करना पड़े, लेकिन वो भी लगातार करना, निरंतरता के साथ करना, उसमें गैप नहीं आना चाहिए।
उसके बाद निरंतरता के साथ दीर्घकाल तक करना, ये नहीं कि बेरुखी मन से कर रहे, नहीं, पूरे सत्कार आदर पूर्वक करना चाहिए। और उसको जैसे सेवन करते हैं, आसेवित, सेवन किया जाए उसका। तो ये जब भाव हमारा होता है तब जा करके अभ्यास अपने दृढ़ भूमि को प्राप्त होता है। अब यहाँ भूमि की बात की गई है, लेकिन योग दर्शन में भूमि की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन बाकी जो व्याख्या हुई है, बड़े बड़े ग्रंथकारों ने व्याख्या की है, वो भूमि के बारे में भी बताया हुआ है। तो हम लोग भूमि भी देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वहां से भी पहुंचता है, आता है। अब भूमि के बारे में चित्त भूमि की बात आई है। भूमि क्या है? स्थिरता किसकी होगी? दृढ़ क्या होगा? चित्त जो है कि भूमि वो दृढ़ होगी अभ्यास के द्वारा। क्या दृढ़ होगी? तो निरोध कर लेगा वृत्तियों को। अब योग दर्शन के 195 सूत्र में नहीं दिया हुआ है भूमि के बारे में, लेकिन व्यास भाष्य में, तत्व वैशारती में और योग वार्तिक में भूमियों का वर्णन किया गया है। तो भूमियों के बारे में क्या कहा गया है? क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्रम निरुद्ध मिति चित्तस्य भूमयः। यानी कि भूमि की देखिए बताया गया स्थिति 5 भूमि है। अब आपसे एग्जाम में आ जाता है कितनी भूमियां बताई गई? चित्त की 5 भूमियां बताई गई। कौन सी? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। कई बार सीक्वेंस कई जगहों पर ना इसका थोड़ा सा अलग आता है। क्षिप्त के बाद कई जगहों पर विक्षिप्त आप पढ़ोगे, ऐसा भी आ जाता है, लेकिन हम लोग इसी सीक्वेंस को याद अभी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ है देखिए, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्रम निरुद्ध मिति चित्तस्य भूमयः, उस हिसाब से हम इसी को मान लेते हैं। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, याद कर लीजिए, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त विक्षिप्त के बीच में मूढ़ को दे दीजिए, सैंडविच बना दीजिए। अब हम एक एक को देखते हैं कि भूमि जो है क्षिप्त भूमि, तो उनमें कौन से गुणों की प्रधानता होगी? एग्जाम में पूछा जाता है किसकी अवस्था, अगर इंसान है उसमें किस इंसान की अवस्था क्षिप्त वाली होती है, और उसमें उस इंसान का व्यवहार कैसा होता है, ये पूरा देख लेते हैं। तो कहा गया है, ऐसे बहुत बढ़िया मनीता, जैसे आपने मैसेज में डाला हुआ, ऐसे बाकी लोग भी इन्वॉल्व रहेंगे तो पढ़ने का फायदा होगा। क्षिप्त में क्या होता है? रजोगुण प्रधान होता है, सत तम दबा होता है। क्षिप्त में क्या होता है? रजोगुण, यानी चंचलता बढ़ी होती है एकदम से, तो रजोगुण प्रधान होता है। किन्हीं का माइक खुला हुआ बंद कर लीजिए। रजोगुण प्रधान होता है, सतगुण तमोगुण दबा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साधारण मनुष्यों की स्थिति मानी गई है। और जब रजोगुण प्रधान हो, सततम दबा हुआ है, सततम लेकिन उससे स्थिति दबी हुई है, तो राग द्वेष वाला व्यवहार होता है हमारा। उसके बाद दूसरी स्थिति है मूढ़ की। मूढ़ में क्या होता है? तमोगुण प्रधान हो जाता है, सत रज दबा हुआ रहता है। ये नीच मनुष्यों की स्थिति है। उस स्थिति में जैसे तमोगुण प्रधान होगा, काम क्रोध और मोह बढ़ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी मूढ़ की स्थिति में नहीं होते, कभी क्षिप्त की स्थिति में नहीं होते। हम लोग ऐसा इंसान है ना जो मिक्स वाला है, क्षिप्त मूढ़ दोनों में आ जाते हैं, और विक्षिप्त में भी कई बार आ जाते हैं। हमारी स्थिति है कि हो सकता है 1 घंटे के लिए मूढ़ वाली स्थिति हो जाए हफ्ते में, हो सकता है क्षिप्त वाली स्थिति 6 दिन रहे, 1 दिन हमारा विक्षिप्त वाली स्थिति हो जाए। तो समझिए इसको, मूढ़ में क्या है? तमोगुण प्रधान हुआ, सतरज दबा हुआ है, नीच मनुष्य वाली हमारी स्थिति हो जाती है, काम क्रोध मोह हमारा बढ़ जाता है। और तीसरी स्थिति जो आती है विक्षिप्त स्थिति, उसमें क्या होता है? सतोगुण प्रधान हो जाता है, सात्विक प्रवृत्ति एक प्रवाह से बहने लगती है, बीच बीच में रजोगुण उभरता है, तमोगुण दबा रहता है। विक्षिप्त में तमोगुण दबा रहता है, सतोगुण प्रधान रहता है, लेकिन रजोगुण बीच बीच में उभार मारता रहता है। वो विक्षिप्त स्थिति होती है। और उसमें क्या होता है? हमारी जिज्ञासा आत्मज्ञान को लेकर के, प्रभु को लेकर के, तत्व को लेकर के हमारी जिज्ञासा बढ़नी शुरू हो जाती है, जिज्ञासु हो जाते हैं। तो उच्च अवस्था वाले मनुष्यों की ऐसी अवस्था होती है, उसको विक्षिप्त की श्रेणी में कहा गया है। और इसमें व्यवहार हमारा कैसा है? अनासक्ति का भाव हमारे अंदर आ जाता है, किसी भी विषय से भोग वाली चीजों में आसक्ति हमारी खत्म होने लगती है, अनासक्ति का भाव आ जाता है। तो देखिए ऊपर से सीक्वेंस में, एक में रजोगुण प्रधान है, दोनों दबा हुआ है,
दूसरे में तमोगुण प्रधान है, दोनों दबा हुआ है। तीसरे में सतोगुण प्रधान है लेकिन रजोगुण बीच बीच में धक्का दे रहा है और तमोगुण दबा हुआ है। इस तरह से हमारा 3 हो गया। चौथी और पांचवी अवस्था में अब हम आते हैं, विक्षिप्त के बाद की अवस्था। अब आज के बाद कोई आपको विक्षिप्त बोले तो गुस्सा नहीं होंगे, हालांकि वो गलत भाव से कहे तो अलग बात है। विक्षिप्त का मतलब अच्छी अवस्था में ही है। एकाग्र वाली अवस्था क्या है? सतोगुण प्रधान होता है, रज और तब गौण हो जाता है। विक्षिप्त से थोड़ा सा और ऊपर की अवस्था हो गई। अब रजोगुण की प्रधान, सतोगुण की प्रधानता, सात्विकता फैल रही है। रज और तम जो है वो गौण हो गया, वो एकाग्र की स्थिति हुई। योगियों की स्थिति होती है ये। योगियों में आप कह सकते हैं संप्रज्ञात समाधि वाले योगियों की स्थिति, जो अभी जिन समाधि तो लगी लेकिन समाधि अभी दृढ़ नहीं हुई है, जिसको अपर वैराग्य भी कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे वैराग्य तो पता चलेगा। तो एकाग्र में क्या होता है? सतोगुण प्रधान, रज और तम दबा रहता है। योगियों की स्थिति होती है, शुरुआती योगियों की। और उससे भी जब ऊपर की अवस्था और साधना हम करते जाते हैं और अभ्यास हमारा होता जाता है, तभी तो दृढ़ भूमि होगी। तब जाकर के पांचवी अवस्था की प्राप्ति होती है, निरुद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। और वो अवस्था गुणातीत होती है, त्रिगुणातीत अवस्था होती है। त्रिगुणातीत मतलब तीनों गुण, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों से अतीत हो जाता है। निरोध के परिणाम का संस्कार बस बचता है, अगर योग दर्शन के हिसाब से कहे तो। ये ऊंचे योगियों की स्थिति होती है। पर वैराग्य से असंप्रज्ञात की प्राप्ति होती है, किसमें? निरुद्ध वाले। निरुद्ध किसका निरुद्ध हुआ? अब गुणों का निरुद्ध होगा तो अपने आप वृत्तियां का निरोध हो जाएगा। ये ऊंचे योगियों की स्थिति है। तो इसको एक बार और एक लाइन में देख लेते हैं। मूढ़ पहला है आपका क्षिप्त। क्षिप्त में रजोगुण प्रधान, सत तम दबा रहता है। मूढ़ में तमोगुण प्रधान, रज और सत दबा रहता है। विक्षिप्त में सतोगुण प्रधान, बीच बीच में रजोगुण उभरता है, तमोगुण दबा रहता है। एकाग्र में सतोगुण प्रधान हो जाता है, रज तम दब जाता है, गौण हो जाता है। और निरुद्ध में तो तीनों ही गुण गुणातीत हो जाते हैं, अतीत हो जाता है। ऊंचे योगियों की स्थिति। इस तरह से हम लोगों ने अभ्यास को देखा कि अभ्यास से दृढ़ होने के लिए, दृढ़ भूमि तक पहुंचने के लिए ये चीजें हमें बताई गई हैं। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं कि जुलाई 2018 में सवाल पूछा गया, योग सूत्र के अनुसार अभ्यास की सिद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक हैं? अभ्यास की सिद्धि के लिए भक्ति, दीर्घकाल, निरंतरता, स्वाध्याय। दीर्घकाल निरंतरता। बी और सी। बी और सी पहले। देखिए, अगर आप इसको कॉमनली देखेंगे, कॉमन देखेंगे, अगर हम टू द पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से नहीं जाएंगे तो ए बी सी डी चारों सही है जीवन के लिए, तभी आप दृढ़ भूमि को प्राप्त होंगे। लेकिन आप एग्जाम की दृष्टि से, मैं ये सवाल जानबूझ करके आपको कह रहा हूं कि हमें टू द पॉइंट होना पड़े। कई बार हम लोग बहस करते हैं, नहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। टू द पॉइंट, पूछा क्या जा रहा है, एमसीक्यू का यही मतलब होता है। योग सूत्र के अनुसार अभ्यास की सिद्धि के लिए क्या आ गया? योग सूत्र जैसे ही आ गया वैसे दीर्घकाल निरंतरता सूत्र में है, इसीलिए एग्जाम की दृष्टि से। लेकिन अगर व्याख्या में जाएंगे तो भक्ति को कैसे छोड़ सकते हैं, स्वाध्याय को कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं। उस हिसाब से चारों सही होगा, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ बी और सी होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब हम आते हैं जनवरी 2017 में जो सवाल पूछा गया, चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं: मूढ़, विकल्प, विक्षिप्त, निरुद्ध। अब देखें यहाँ योग दर्शन शब्द नहीं दिया गया है, लेकिन चित्त भूमि दिया गया। 1 3 4 विक्षिप्त और निरुद्ध। तो दूसरा वाला नहीं है, विकल्प नहीं है। 1 नंबर 1 3 4 1 3 4 ऑप्शन 1 पहला वाला ऑप्शन सही है। बहुत बढ़िया। अब नवंबर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, चित्त के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें: विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध और क्षिप्त। क्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, DABC, सेकंड ऑप्शन।
तो क्षिप्त के बाद देखिए यहाँ पर क्षिप्त मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध इसमें मूढ़ नहीं दिया गया है, मूड नहीं दे रखा है। DABC DABC, इसमें मूढ़ नहीं दिया गया, तो क्षिप्त के बाद विक्षिप्त आएगा, एकाग्र और निरुद्ध। सर आंसर नीचे भी लिख रखा है ना सर, आंसर नीचे क्यों लिखा आपने? हाँ नीचे लिख रखा है, यहाँ पे आंसर साइड में लिख रखा है। ठीक है, तो आंसर पर मत देखिए, इतना तो निरोध कीजिए अपने इंद्रियों को, इतना नहीं निरोध सर, मैंने आंसर ये देने के बाद अभ्यास आपको है। देखिए, अरे आंसर तो नहीं लिखा है। यहीं से अभ्यास शुरू कीजिए। आपके सामने रसगुल्ला रखा है लेकिन खाना नहीं है, पानी भी जीभ से नहीं आना चाहिए। ठीक है, आइए, कोई नहीं, मजाक कर रहा। यूजीसी नेट JRF 2023 में पूछा गया सवाल कि चित्त की निम्नलिखित में से किस दशा में मनः शक्तियां इंद्रियों के द्वारा सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं? इंद्रियों के द्वारा सभी दिशाओं में प्रवाहित हो रही है। अब है मूढ़ में, क्षिप्त में, निरुद्ध में, विक्षिप्त में। मूढ़ में होगा, मूढ़ में क्षिप्त में होगा ना, क्षिप्त में रजोगुण क्षिप्त में होगा सभी दिशाओं में, रजोगुण बढ़ा हुआ कैंसिल हो है जाता है। रजोगुण क्षिप्त बढ़ा में। हाँ, अब इसमें दो चीजें बात है। एक तो रजोगुण वाला जो सरिता जी ने कहा कि रजोगुण बढ़ा हुआ, तो रजोगुण चंचल करता है, मन की शक्तियों को सभी दिशाओं में भगाता है। दूसरी बात ये, हमारी तो पहली अवस्था ही ऐसी होती है ना, पहली अवस्था ही ऐसी होती है जो क्षिप्त वाली अवस्था है, जिसमें हम पूरा चंचलता हमारी बढ़ी हुई है, तो क्षिप्त अवस्था हुआ है। मनः शक्तियां इंद्रियों के द्वारा सभी दिशाओं में प्रवाहित हो रही हैं, तो चंचलता है, तो क्षिप्त में कहा गया। ठीक है, अब हम आते हैं, अभ्यास हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा वैराग्य को भी देख लेते हैं, तब क्लास को विराम देंगे। वैराग्य के बारे में क्या कहा गया है? एक तो ध्यान रखिए, वैराग्य योग दर्शन में दो बताया गया है, एक अपर वैराग्य, एक पर वैराग्य। उसी का नाम है वशीकार संज्ञा वैराग्यम, एक कहा गया है, और एक पर वैराग्य कहा गया। उसको हम देख लेते हैं, पहले सूत्र देखते हैं। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो इसको तोड़ के देखें तो दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। हम लोगों ने अभ्यास देख लिया, अभ्यास और वैराग्य दो बताया गया ना। क्यों बताया गया अभ्यास वैराग्य? चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए। तो अभ्यास हमने देख लिया, वैराग्य देखना है। वैराग्य में पहला शब्द आता है दृष्ट, मतलब देखी गई वस्तुओं। आनुश्रविक मतलब सुनी गई विषय वस्तुओं को। वितृष्णस्य, उससे भी जब तृष्णा का अभाव हो जाए, तृष्णस्य में वी लगा हुआ है, उससे भी जब तृष्णा का अभाव हो जाए, वो वशीकार संज्ञा वैराग्य, वशीकार वाला वैराग्य। संज्ञा मतलब नाम होता है, तो वशीकार नाम वाला वैराग्य है। यानी अब देखें, देखे और सुने गए विषयों से तृष्णा मतलब उसको पाने की प्रबल इच्छा, तो देखे और सुने गए विषयों से उसे पाने की जो प्रबल इच्छा, जिसको तृष्णा कहते हैं, उसका खत्म होना वशीकार नाम वाला वैराग्य है, वशीकार संज्ञा वैराग्य है। देखे और सुने गए कौन से विषय हो सकते हैं? देख लिया आपने कभी कोई चीज, ऐसी सुविधाएं आपने देखी हुई हैं, आपने देखा 5 स्टार होटल में गए, क्या सुविधाएं देखी, अब उसको पाने की इच्छा, तृष्णा हो गई आपको। सुने गए देवलोक, आपने सुना हुआ है कि वहां कल्प वृक्ष है, वहां तो कोई कमी नहीं है, स्वर्ग लोक में इतनी सारी सुविधाएं हैं, ये है वो है, आपने सुना है शास्त्रों में, तो आपकी इच्छा तृष्णा जो है जागती है पाने की। लेकिन हम उसके प्रति भी कोई तृष्णा नहीं रह जाए। देख लिया कोई चीज, भविष्य वह देख लिया, बुगाटी कोई गाड़ी, कोई फरारी, क्या फर्क पड़ता है, कोई तृष्णा नहीं है उसके प्रति। देखे सुने गए विषयों के प्रति तृष्णा का अभाव जो है, वो वशीकार संज्ञा वैराग्य में, यानी वशीकार वैराग्य है। तो तब जो अवस्था होती है उसको हम कहते हैं वशीकार नाम वाला वैराग्य। वशीकार नाम वाला, वशीकार वैराग्य को ही दूसरा नाम कहा गया अपर वैराग्य। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, वशीकार वैराग्य को ही अपर वैराग्य कहा गया, वशीकार वैराग्य ही अपर वैराग्य है। अब पर वैराग्य का वर्णन है 16वें सूत्र में। अपर अपने पढ़ा, यानी कि वशीकार वैराग्य पढ़ा, पर वैराग्य क्या है, फिर हम लोग इसका कंपैरिजन भी करेंगे। 16वें सूत्र में कहा गया तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। एक तो हुआ कि देखे और सुने गए विषयों के प्रति तृष्णा का अभाव हुआ,
वह पर वैराग्य पुरुष के ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव हो जाना है। यानी प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, तत्परम पुरुष ख्यातर गुण वै तृष्णम, यानी कि जब आपको विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, तो विवेक ज्ञान उत्पन्न होने पर क्या होता है, पुरुष ख्याते मतलब कहा गया कि आत्मा का जब दर्शन होता है, तत्परम पुरुष ख्याते, जब आत्मा का दर्शन होता है, पुरुष का ज्ञान होता है। ये शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष का ज्ञान मतलब आत्मदर्शन हो गया, आपको बोध हो गया, बोधि वृक्ष के पास बुद्ध बन गए, पहले बुद्धू थे बुद्ध बन गए, तो जब बुद्ध बन गए, आत्मज्ञान हो गया, तब उनका प्रकृति के जो गुण है सत रज तम, उसके प्रति भी तृष्णा का अभाव हो गया। क्योंकि गीता में आपने पढ़ा है, आप उलझते कैसे हैं, चाहे सात्विक गुण अच्छे गुणों के प्रति, खराब गुणों के प्रति, चाहे चंचलता गुणों के प्रति, वो आपके जो ये सतरजतम गुण है जो प्रकृति में मौजूद है, उसकी वजह से होता है। अर्जुन से कह रहे, तुम कह रहे युद्ध नहीं करेंगे, थोड़ी देर में युद्ध करने लग जाओगे, मैं नहीं कहूंगा तो भी करने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम प्रकृति के परवश हो अभी। लेकिन जब पुरुष का ज्ञान होता है, जब आत्मदर्शन हो जाता है, तब क्या होता है, प्रकृति के तीनों गुणों का भी अभाव हो जाता है, उस तीनों गुणों के प्रति तृष्णा का भी अभाव हो जाता है, सतरजतम के प्रति। उस स्थिति को पर वैराग्य की स्थिति कहते हैं। यानी पर वैराग्य की स्थिति अपर वैराग्य से ऊंची अवस्था है। अब इसको याद कैसे करेंगे, हम ये सोचते हैं कि अपर वाला ज्यादा बड़ा है, पर वाला छोटा है, उसको भी याद करते। पहले ये भी एक बार और देख लेते हैं। यानी जब आत्मा का ज्ञान होता है, तो प्रकृति के तीनों गुण सतरजतम से भी तृष्णा खत्म हो जाती है। यानी कि सतरजतम अब आपको प्रभावित नहीं कर पाती है, क्योंकि अब आत्मा में, आत्मस्वरूप में अवस्थित हो गए। ये पर वैराग्य की अवस्था है। इस अवस्था में चित्त पुरुष अलग अलग है, इसका तो भान पहले हो गया था, पुरुष में अवस्थित भी हो गए। तो 15वें 16 में यानी कि अपर वैराग्य यानी वशीकार वैराग्य और पर वैराग्य को पढ़ करके ये साफ होती है कि वैराग्य में भी दो अवस्था है, एक निम्न अवस्था है, एक उच्च अवस्था है। जो निम्न अवस्था है वो अपर वैराग्य की अवस्था है, जो उच्च अवस्था है वो पर वैराग्य की अवस्था है। तो हम ये कह सकते हैं इस टेबल के हिसाब से जो आपके स्क्रीन पर है कि अपर वैराग तो पहले नाम हुआ वशीकार वैराग, पर वैराग उच्च अवस्था, अपर वैराग्य जो है वो निम्न अवस्था है, पर वैराग्य उच्च अवस्था। कैसे? ऐसे याद रखिए कि बड़े भाई के कंधे पर छोटा भाई बैठ गया है। छोटा कैसे? शब्द छोटा है, निमोनिक एक बना लेते हैं। पर जो है शब्द छोटा है, अपर जो है शब्द बड़ा है, अपर को बड़ा भाई मान लेते हैं। बड़ा भाई है, उसको मेला घुमाने गया, कंधे पे बिठा लिया छोटे भाई को। कंधे पर जब छोटा भाई बैठा तो उसकी हाइट ऊंची हो गई। अब छोटे भाई को जितनी दूर तक चीजें दिख रही है, बड़े भाई को नहीं दिख रही है। ऊंचे से वो ज्यादा देख ले रहा है, मेला का रामलीला पूरा देख ले रहा है। और बड़ा वाला कहता है अरे मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ, वो कंधे पे बैठ के देख ले रहा है। तो छोटा जो है वो बड़ा है, जो शब्द में छोटा है। अपर वैराग्य जो है वो संप्रज्ञात का साधन है। अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है, पर वैराग्य से असंप्रज्ञात की सिद्धि होती है। पर वैराग्य असंप्रज्ञात का साधन व्याख्याकारों ने कहा है। अपर वैराग्य में हम लोगों ने क्या देखा, ये एग्जाम में आता है, देखे और सुने गए विषयों से तृष्णा का अभाव होना अपर वैराग्य है। और पर वैराग्य में कहा गया पुरुष ज्ञान होने पर यानी आत्मज्ञान होने पर प्रकृति के तीनों गुणों से भी जब तृष्णा का अभाव हो जाए तो वो पर वैराग्य है। यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि अब क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो एक टेबल खुद से भी बनाइएगा। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ नवंबर 2017 में पूछा गया, अपर वैराग्य का परिणाम है विवेक का संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि। चलिए बढ़िया है, संप्रज्ञात संप्रज्ञात। संप्रज्ञात। अब जुलाई 2018 में पूछा गया, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य किसका विशेष गुण है? वशीकार वैराग्य। वशीकार संज्ञा वैराग्य। वशीकार संज्ञा वैराग्य। बहुत सुंदर। इसी में हो सकता है आपको अपर वैराग्य दे दिया जाता, तो घबराना नहीं है, इसलिए हमने बार बार उसको रिपीट किया। वशीकार वैराग्य मतलब अपर वैराग्य को भी कहा गया। दिसंबर 2019 में ये है क्वेश्चन, पातंजल योग सूत्रानुसार प्रकृति के गुणों में सर्वथा या तृष्णा के अभाव की स्थिति है।
पर पर वैराग्य। वैराग्य। पर वैराग्य। कितना आसान सवाल है। पर वैराग्य। जब दिमाग बिल्कुल शांत करके और मेरे ऊपर भरोसा करके आप इसको इत्मीनान से सुन लेंगे तो क्वेश्चन तो सारा सॉल्व हो जाएगा। ज्ञान की दृष्टि से हो सकता है कि ज्ञान में पूरा ना दे पाऊं, क्योंकि अलग अलग शास्त्रों में व्याख्याकारों ने अलग अलग ज्ञान दे, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से तो अगर हम लोग इतना पढ़ लेना तो कंप्लीट है। अब आगे देखते, जून 2020 में जो पूछा गया सवाल, मेघा जी आपके ना अब आवाज बहुत आ रही है सर। जून 2020 में सवाल पूछा गया, जो कोविड की वजह से पेपर नवंबर 2020 में हुआ था। महर्षि पतंजलि के अनुसार किसके ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है? पुरुष के किसके ज्ञान से? पुरुष। तो पुरुष के ज्ञान से कहा गया तत्पुरुष ख्याते, मतलब पुरुष के ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है। ठीक है, सही उत्तर पुरुष है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ रखने का यही मकसद है कि सूत्र के तुरंत बाद अगर हम क्वेश्चन करते हैं, हमें पता चलता हमने सूत्र तो पढ़ लिया, अर्थ भी मोटा मोटा हम समझ गए, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये देखिए। अब हम आते हैं नवंबर 2021 में पूछे गए प्रश्न। इसी से पातंजल योग सूत्र के अनुसार पुरुष ख्याति संबंधित है। अब पुरुष ख्याति किससे संबंधित? असंप्रज्ञात समाधि से, निर्बीज समाधि से, पर वैराग्य से, अपर वैराग्य पर वैराग्य से। पर वैराग्य से। अब यहाँ आप बताएंगे, देखिए अगर पर वैराग्य वगैरह नहीं होता, असंप्रज्ञात ही सिर्फ होगा तो असंप्रज्ञात। लेकिन देखिए एमसीक्यू का यही तो इसकी खासियत है, इसमें आपको अपर वैराग्य भी दिया हुआ, पर वैराग्य भी दिया हुआ, निर्बीज समाधि भी दी हुई, असंप्रज्ञात समाधि भी दी हुई। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, होने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट, बिल्कुल सीधा सपाट है पर वैराग्य। पुरुष पर ख्याति वैराग्य नहीं होता तो फिर असंप्रज्ञात समाधि पे जाते ना। तब असंप्रज्ञात समाधि पर जाते। अगर उसमें क्वेश्चन ऑप्शन होता संप्रज्ञात असंप्रज्ञात ऐसे कुछ होता, तब असंप्रज्ञात से संबंधित हम जाते। यहाँ पे सर इन चार का पेयर बनता है ना, जैसे पर वैराग्य असंप्रज्ञात और अपर वैराग्य संप्रज्ञात। हाँ, पर वैराग्य असंप्रज्ञात, अपर वैराग्य संप्रज्ञात। अपर वैराग्य से क्या प्राप्ति होती है? संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। पर वैराग्य से किसकी प्राप्ति होती है? असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। ठीक है, बिल्कुल सही समझा। अब ये क्वेश्चन है नवंबर 2021 में पूछे गए सवाल ये हैं, पातंजल योग सूत्र के अनुसार पर वैराग्य के लक्षण है दृष्ट विषयों से विरक्ति, आनुश्रविक विषयों से विरक्ति, विवेक ख्याति, पुरुष ख्याति, गुणों में तृष्णा का अभाव। अब लीजिए, सारा कुछ डाल दिया है। ई और ई। डी और ई। और ई, पुरुष ख्याति, गुणों में तृष्णा का भाव। पक्का है? हाँ सर, डी और ई, पर वैराग्य डी और ई। ए और बी होता तो क्या होता? अपर वैराग्य। अपर वैराग्य। अपर वैराग्य होता अगर, तो ए और बी हो जाता। और अगर यहाँ पर दिया हुआ है हमारा पर वैराग्य, तो पुरुष ख्याति और गुणों में तृष्णा, डी और। ठीक है, अब हम देखिए इससे कितने सवाल पूछे गए थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। संप्रज्ञात समाधि के भेद हम लोग कल यहाँ से देखेंगे। संप्रज्ञात समाधि के भेद, वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता, रूपानुगमात संप्रज्ञात है।